आइए आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज का ये विश्लेषण एक ऐसा धागा पिरोता है जो प्राचीन दर्शन शास्त्र को आधुनिक इतिहास की एक बहुत ही चर्चित शख्सियत से सीधा जोड़ लेता है। सोचने वाली बात है ना कि 100 साल के जीवन चक्र का प्राचीन दर्शन आधुनिक दुनिया के एक बड़े नेता के जीवन से जुड़े विवादों से आखिर कैसे जुड़ सकता है। आज हम नवीन वर्मा के एक बेहद रोचक लेख की पड़ताल कर रहे हैं। ये लेख प्राचीन भारतीय परंपराओं से लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुरुआती जीवन तक एक लाइन खींचता है। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि सदियों पुराने नियम आज के दौर में भी किसी के जीवन की दिशा कैसे तय कर सकते हैं। इस पूरी कहानी को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले प्राचीन जीवन व्यवस्था को समझना होगा। प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था नाम की एक जीवन शैली हुआ करती थी। इसमें एक आदर्श मानव जीवन को 100 साल का मानकर उसे 25-25 साल के 4 बहुत ही व्यवस्थित चरणों में बांटा गया था। हजारों सालों तक इसी व्यवस्था ने गजब के धैर्य के साथ समाज का मार्गदर्शन किया। आज जैसी कोई जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सुविचारित और स्थिर प्रणाली थी। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 0 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य यानी सिर्फ ज्ञान और कौशल सीखना। 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ यानी विवाह और परिवार। 50 से 75 वर्ष वानप्रस्थ और फिर 75 से 100 वर्ष तक संन्यास। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि विवाह केवल उन लोगों के लिए था जो 25 साल की उम्र पार करके गृहस्थ आश्रम में कदम रख रहे हों। बचपन पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए सुरक्षित था। लेकिन फिर समय के साथ चीजें बदलने लगीं और समाज में बाल विवाह का चलन शुरू हुआ ये कि जैसे जैसे भारत पर विदेशी आक्रमण हुए और वे लोग यहाँ बसने लगे, हमारी वो 25 साल वाली धैर्यपूर्ण प्रणाली टूटने लगी। सुरक्षा के डर और अनिश्चितता के कारण समाज में जल्दबाजी आ गई और कम उम्र में शादियों का चलन शुरू हो गया। जो व्यवस्था पहले परिपक्वता पर टिकी थी, वो अब डर के साए में आ गई, जिससे समाज में भारी उथल-पुथल मच गई। अब जब छोटे और नासमझ बच्चों को जीवन भर के बंधनों में धकेल दिया गया, तो आगे चल के गंभीर समस्याएं पैदा हुईं। जब ये बच्चे बड़े हुए तो उनकी अपनी अलग सोच थी। किसी को अपने साथी की लंबाई पसंद नहीं आई, किसी के विचार बिल्कुल अलग थे, तो किसी का मन ईश्वर की भक्ति या समाज कल्याण में लग गया। जाहिर है, बचपन में थोपे गए रिश्ते जवानी में एक बहुत बड़ा बोझ बन गए। इतिहास के इस बड़े बदलाव को एक असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं, जहां एक भविष्यवाणी ने विवाह की नौबत ला दी। इस लेख में बाल विवाह के नकारात्मक प्रभावों को दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुरुआती जीवन को एक केस स्टडी के रूप में रखा गया है। स्रोत बताते हैं कि बचपन से ही उनका झुकाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के जरिए देश की सेवा करने की तरफ बहुत ज्यादा था। उनके बचपन की एक घटना है जहां एक स्थानीय साधु ने मोदी जी की कुंडली देखकर उनकी मां से एक चौंकाने वाली बात कही। साधु ने कहा कि इसका जीवन उथल-पुथल भरा रहेगा। यह या तो एक दिन राजा बनेगा या फिर शंकराचार्य की तरह एक महान संत। इस भविष्यवाणी ने परिवार की नींद उड़ा दी। उन्हें डर सताने लगा कि कहीं उनका बेटा सच में सब कुछ छोड़-छाड़ कर सन्यासी न बन जाए। यहां एक बहुत ही स्पष्ट टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ वो युवा लड़का था जिसकी पूजा पाठ में गहरी रुचि थी और जो अविवाहित रहकर राष्ट्र की सेवा करना चाहता था, और दूसरी तरफ उनके डरे हुए माता-पिता थे जिन्होंने उसे साधु बनने से रोकने के लिए उसी मध्यकालीन बाल विवाह प्रथा का सहारा लिया और जल्दबाजी में उसकी शादी तय कर दी ताकि वो पारिवारिक जीवन से बंध जाए। 14 ये वो छोटी सी उम्र थी जब उनका विवाह 13 साल की जशोदाबेन नाम की लड़की के साथ तय कर दिया गया था। उस दौर में इतनी कम उम्र के बच्चे अपने परिवार के फैसलों का विरोध कर ही नहीं सकते थे। शादी तो 14 और 13 साल की उम्र में हो गई थी, लेकिन गौना यानी लड़की का हमेशा के लिए ससुराल जाना लड़के के मैट्रिक पास करने तक के लिए टाल दिया गया था। और फिर वो समय भी आया जब चीजें चरम पर पहुंच गई और उन्हें हिमालय की ओर प्रस्थान करना पड़ा। लेखिका कालिंदी रांधेरी की एक बायोग्राफी के हवाले से लेख बताता है कि जब मैट्रिक के बाद बहू को घर लाने का समय आया तो घर में भारी तनाव पैदा हो गया। घर बसाने के बजाय स्थिति बिल्कुल वैसी ही हो गई जिसका जिक्र बाल विवाह के ऐतिहासिक पतन में किया गया था। व्यक्तिगत इच्छा और थोपी गई प्रथा पूरी तरह से आमने सामने आ गए थे। इस टाइमलाइन से पता चलता है कि 16 साल की उम्र में उन्होंने वैवाहिक जीवन शुरू करने से साफ इनकार कर दिया और हिमालय चले गए। वहां बद्रीनाथ और केदारनाथ में कुछ दिन बिताए। फिर एक साधु ने उन्हें समझाया कि समाज की सेवा सन्यासी बने बिना भी हो सकती है,
इसके बाद वे वडनगर लौटे और अपना जीवन मंदिरों और आरएसएस के काम में लगा दिया। उनकी ये यात्रा साबित करती है कि वो गृहस्थ जीवन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। इसके बावजूद जब मां ने बहू को घर लाने की एक आखिरी कोशिश की तो उसका नतीजा एक स्पष्ट चेतावनी के रूप में सामने आया। उन्होंने कह दिया कि अगर दबाव डाला गया तो वे हमेशा के लिए हिमालय लौट जाएंगे। परिवार को आखिर ये मानना ही पड़ा कि किसी भी तरह का दबाव उन्हें सांसारिक जीवन में नहीं बांध सकता। अब आते हैं इस पूरी केस स्टडी के अंतिम हिस्से और लेखक के निष्कर्ष पर। आखिरकार परिवार ने उनके इस रास्ते को स्वीकार कर लिया। उन्होंने आधिकारिक तौर पर जशोदाबेन के परिवार से संपर्क किया, उनसे इस बंधन से मुक्त करने का आग्रह किया और अपनी इस गलती के लिए बहुत गहरी माफी मांगी। यह दिखाता है कि कैसे माता-पिता को उस परंपरा के दर्दनाक परिणामों का सामना करना पड़ा जिस पर उन्होंने आंख बंद करके भरोसा किया था। मोदी जी की मां हीराबा ने लेखिका कालिंदी रांदेरी को दिए एक इंटरव्यू में बड़े ही भारी मन से यह स्वीकार किया था कि नरेंद्र की मर्जी के खिलाफ उनकी शादी कराना मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। ये एक बहुत ही भावुक और तकलीफदेह सच था। और इस एक फैसले ने बहुत गहरे घाव छोड़े। पिता को अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक इस बात का गहरा दुख रहा। परिवार हमेशा इस बोझ तले दबा रहा कि उनके एक डर और पुरानी कुप्रथा को थोपने की वजह से एक युवा लड़की का जीवन बर्बाद हो गया। सदियों पुरानी उस 25 साल वाली धैर्यवान व्यवस्था से भटकने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है, ये उसका एक बहुत ही दुखद उदाहरण है। अंत में ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या किसी टूटे हुए विवाह के लिए सचमुच केवल वो व्यक्ति जिम्मेदार होता है या फिर इसका असली दोष बाल विवाह जैसी उन मध्यकालीन कुप्रथाओं पर है जो समाज में डर के कारण पनपी? सोचने वाली बात है कि कैसे इतिहास की गलतियां आज भी जिंदगियों पर इतना गहरा असर डाल सकती हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।